जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, कल मैंने चंबल घाटी के पूर्व दस्यु सम्राट मलखान सिंह की स्टोरी शेयर की थी, जिसकी आप लोगों ने सराहना की। इसी कड़ी में आज मैं आप सबके समक्ष एक और कुख्यात डाकू की कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको कहानी अच्छी लगेगी। मेरा मकसद किसी की महिमा मंडित करना नहीं है, बल्कि चंबल घाटी के कुख्यात डाकुओं के इतिहास से आप लोगों को परिचित कराना है। चंबल घाटी का डाकुओं का इतिहास रहा है। कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि कैसे थे चंबल घाटी के डाकू, क्या थे इनके कारनामे, कैसे रहते थे चंबल घाटी में, आदि तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में आते हैं। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों को उनके बारे में कुछ जानकारियां दे सकूं। आज मैं एक ऐसे ही कुख्यात डाकू की कहानी लेकर आपके समक्ष आ रहा हूं, जिसका आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। आज भी वह डाकू जिंदा है। उम्र करीब 100 साल, 500 से अधिक डकैतों का गैंग, 125 के करीब मर्डर के केस, जिसकी चलती थी चंबल में समांतर सरकार। हम आपको ऐसे ही कुख्यात डाकू से मिलवाने जा रहे हैं। 1970 के दशक का कुख्यात डाकू कैसे बना एक सन्यासी, देखिए खास रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले इस ऑडियो को सुनें। व्यक्ति अपने को भूल और परम पिता परमात्मा को भूलकर सही मार्ग को छोड़कर और गलत मार्ग पकड़कर दरदरें ठोकरें खाता है। जैसे मेरे जीवन ने सही मार्ग को छोड़कर और गलत मार्ग पकड़कर जो 14 वर्ष चंबल घाटी में विख्यात डाकू बना, भारत विख्यात डाकू बना। मुझे मारने पकड़ने के लिए सरकार ने आज से 45 वर्ष पहले 1 करोड़ का इनाम भी रखा था। हमारे गिरोह में 5 से 50 डाकू थे। और आप लोग जो फिल्म देखते हो, इस प्रकार के डाकू नहीं होते हैं। डाकुओं का भी एक नियम कायदा, एक संविधान होता है। एक तो डाकुओं में एकता होती है, दूसरी तरफ डाकू जो होते हैं वो चरित्रवान होते हैं, और तीसरी तरफ जो आप लोग जो डाकुओं की फिल्म देखते हो, घोड़ा वगैरह देखते हो, किसी डाकुओं के पास घोड़ा नहीं होते हैं। फिल्म एक्टर तो जो फालतू गंदी झूठी साची फिल्म बनाते हैं, इसमें जरा भी डाकुओं की सत्य कहानी नहीं होती है। डाकुओं में एकता होती है, दूसरी तरफ डाकू चरित्रवान होते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी माँ बहन को बुरी निगाह से भी नहीं देखा होगा। एक बार मेरा साथी एक किसान की लड़की के साथ कुछ अन्याय अत्याचार करके आया। हम लोगों ने उसको बंदूक लेकर के वृक्ष से बांध के जिंदाई जला दिया था। तीसरी तरफ डाकुओं में एकता होती है, जो आज समाज और सरकार के बीच में दिखाई नहीं दे रही है। एकता के बल पर हम लोगों ने 5 से 50 डाकुओं ने भारत सरकार को भी हिला दिया था। और जो है हम लोग डाकू लोग जो होते हैं वो गरीबों से, अमीरों से लेकर के गरीबों को देते हैं। 5 से 50 डाकुओं ने करोड़ों रुपया कमाया होगा, लेकिन किसी डाकू के पास कोठी नहीं होगी। जो आज थोड़े दिन में ही धर्म सत्ता को लेकर के, राज सत्ता को लेकर के धनवान बन जाते हैं, कई कोठी बनवा लेते हैं, लेकिन डाकुओं के पास एक भी कोठी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में छोटा सा गांव था, सिंहपुरा, भिंड जिला में आता है मध्य प्रदेश में। वहाँ हमारा जन्म हुआ। क्षत्रिय कुल में मैंने जन्म लिया। जमींदार घराना था। 4 क्लास पढ़ाई की और 14 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। सन 58 में मेरे गांव में एक पंचायती चुनाव हुआ। चुनाव के कारण मेरे गांव में 2 पार्टी हो गई। एक दिन दूसरी पार्टी ने मुझे इतना मारा पीटा
कि जीने की आशा न रही। बाद में पिताजी आए, बैलगाड़ी में रखकर मुझे थाने में ले गए, 20 दिन हम अस्पताल में रहे। ठीक हो गया, अपने गांव में आए तो दोबारा लोग मुझे परेशान करने लगे। तो बदले की भावनाओं को लेकर चंबल घाटी में हम डाकुओं से मिले। डाकुओं ने 12 लोग मेरे साथ में कर दिया। हम 12 लोगों को लेकर अपने गांव में गए। गोली से 6 लोगों को गोली से मार दिया और डाकू बन गए। तो डाकू बन गए तो पकड़ डकैती हमारा धंधा बन गया। जो 25 जिला में हम लोगों का अनुशासन चलता था, 25 जिला में जितने वाहन है मेरे ऑर्डर से चलते थे। रेल भी हॉर्न दे के निकलती थी। सरकार भी हम ही बनाते थे, जिसका सपोर्ट करते थे उसकी सरकार बनती थी। हमारा 1 करोड़ का जो परिवार था, जो आदिवासी जंगलों में रहते 25 जिला में, उनके लोगों की शादी करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना हम लोगों का काम था। कई मंदिर बनाए, स्कूल भी खोला। मैंने डाकू जीवन में एक स्कूल खोला था जिसमें 17 मास्टर रखे थे, 500 लड़का पढ़ते थे। भारत देश में सबसे बड़े में स्कूल का रिकॉर्ड रहा कि 5 वर्ष के अंदर एक भी लड़का फेल नहीं हुआ। मेरे स्कूल का नियम था कि अगर समय पर टीचर नहीं आया तो 24 घंटा बंद, लड़का भी समय पे नहीं आया तो वो भी 24 घंटा बंद। बिना अनुशासन के राज नहीं चलता है। तो इस प्रकार हमारा 14 वर्ष डाकू जीवन रहा। मिलिट्री की तरह हम लोग जंगलों में रहते थे। सभी के पास 3 नॉट 3 SLR बंदूक थी। कभी कभी हमारी हेलीकॉप्टर के द्वारा बांग्लादेश से हम लोगों को हथियार आते थे। सैकड़ों बार पुलिस से गोली चली। हम लोग जंगलों में अपना भोजन बनाते थे, पत्थर के चूल्हे बनते थे। अधिकतर मेरे ग्रोह में मालपुआ ज्यादा बनते थे, जिसमें अंतरी संतरी मंत्री सभी आकर के भोजन करते थे। 1500 लोगों का डेली भोजन बनता था। और शेर वगैरह भी बगल में बैठे रहते थे। कभी भी किसी डाकू को शेर ने नहीं सताया, ना हम लोग जानवरों को मारते थे। ये सोचते थे ये भी हमारे शेर के राजा हैं, हम भी जंगल के शेर के राजा हैं। तो आपस में दोस्ती थी, एक दूसरे को कोई नहीं सताता था। डाकू जीवन में मैंने देखा पहाड़ों पे एक मनिहारा सांप होता है, उसके पास बहुत मणि होती है, बहुत दूर तक उंजेला देती है, लेकिन कोई मणि को लेना चाहे तो नहीं ले सकता। तो कई चीजें हमने जंगलों में देखी आंखों से। और डाकू लोग जो होते हैं वो देवी माँ के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। मेरा भी प्रतिदिन का नियम था 1 किलो घी का हवन करना, 2000 गायत्री मंत्र का जाप करना, अंगुली काट के खून चढ़ाना। कई मंदिर बनवाए, अपने गांव में भी अखंड ज्योत जलवाते थे और ये उद्देश्य करते थे, हे माँ डाकू तो बना, लेकिन डाकू भी नंबर 1 का बनूं। चंबल घाटी की सत्ता मेरे हाथ में है, सारे भारत की भी सत्ता मेरे हाथ में आना चाहिए। एक दिन मन में आया कि दुर्गा माँ की पूजा करते करते कई वर्ष हो गए, हजारों मन घी का हवन किया, दुर्गा माँ को मैंने आंखों से तो नहीं देखा। एक बार चंबल घाटी में एक गुफा में बैठ करके मैंने 3 रातें और 2 दिन दुर्गा माँ की आराधना की। जब 3 रातें और 2 दिन हो गई, मैंने पानी तक नहीं पिया, न मेरे सामने कोई आया, तो मैं रोने लगा, हे माँ मुझे दर्शन दो। अगर दर्शन देने में असमर्थ हो, इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान भगवती नहीं। बाद में मुझे क्रोध आया, क्योंकि उस समय का तो जीवन ही अलग था। मेरे नाम से बच्चा रोना बंद हो जाते थे, कुत्ता भूंसना बंद हो जाता था। उस समय बड़ी दाढ़ी थी। जब 3 रातें 2 दिन में मेरे सामने कोई नहीं आया, तो बाद में मुझे क्रोध आया। तो जो हमारे पास मूर्ति थी वे तो पूरी मैंने पत्थर से, और यही संकल्प लिया था कि चंबल घाटी में जितने मंदिर हैं, मस्जिद, उनको सबको तोड़ूंगा, साधु संतों को मारूंगा, भगवान भगवती का नाम भी लेना बंद कर दूंगा। तो दिन के 11-12 बज रहे होंगे, 12-1, तो बंदूक लेकर के हम जब पहाड़ी पे आए तो मेरे सामने एक सफेद वस्त्रधारी प्रकट हुआ। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, प्रकाश सा घूम रहा था। जब मैंने उस सफेद वस्त्रधारी को देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। जैसे मैं चरणों के लिए दौड़ा, उस समय आवाज हुआ था कि बच्चे तुम धीर धरो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारे पास चेतन देवियां आएंगी, वो ले जाएंगी, भगवान से मिलाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आशा को लेकर अपने ग्रोह में आए
थोड़े दिन के बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय के कार्यकर्ता हम लोगों के पास में आए। उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दो, सरकार आपकी मदद करेगी। हम 550 डाकुओं ने चम्बल घाटी में एक मीटिंग की थी। उसमें प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारी 8 शर्तों को मंजूर करेंगी, हम लोग समर्पण कर देंगे। जिसमें पहली शर्त किसी डाकू को फांसी न हो, खुली जेल में रखा जाए, बी क्लास का खाना दिया जाए, 30 बीघा जमीन दी जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी दी जाए। 3 शर्तों के आधार पर हम 550 इंदिरा गांधी ने मेरी सभी शर्तों को मंजूर कर लिया। इन शर्तों के आधार पर हम 550 डाकुओं ने सन 1972 में समर्पण किया था। उस समर्पण की आवाज भारत में क्या सारे विश्व में गूंजी थी। समर्पण के बाद फिर हमारे ऊपर मुकदमा चले, जो मेरे ऊपर 100 मर्डर के आरोप थे, 2 से पकड़ डकैती के आरोप थे, मुझे फांसी की सजा हुई। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने अपील की, राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को भी आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दी। इसके बाद खुली जेल मुंगौली मध्य प्रदेश में मुझे रखा गया। वहाँ पर ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसलिए विश्वविद्यालय की बहन भाइयों को बुलाया और कहा कि आपके विद्यालय को मैं जब ही मानूंगा आप मेरे डाकुओं को जीवन परिवर्तन करके दिखाओ। तो वहाँ पर सरकार ने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के लिए रहने के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की थी। 3 वर्ष तक खुली जेल में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाई रहे। वही हमने जब ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा प्रदर्शनी में, तब मैंने पूछा था कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है। इस व्यक्ति ने मुझे जंगलों में दिन के 12-1 बजे दर्शन दिए थे। तब बहन भाइयों ने बताया था ये ब्रह्मा है, इनका तन का आधार लेकर परमात्मा सारे विश्व में गीता ज्ञान दे रहे हैं। तब मैंने पूछा था ब्रह्मा तो है, इनका कहीं हमारे वेद शास्त्रों में लेख है। तब बहन भाइयों ने बताया था ब्रह्मा का लेख श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। 3रे अध्याय में प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा कि तुम वृद्धि को पाओगे। आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की कितनी वृद्धि हुई है, यह गीता का ज्ञान। वही हमको राजयोग की शिक्षा दी गई। इस राजयोग के द्वारा सब 550 डाकुओं के विचार बदल गए और सरकार ने हम लोगों को 8 वर्ष में ही छोड़ दिया था। इतना बड़ा कार्य जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने करके दिखाया है, इतना बड़ा कार्य किसी ने नहीं किया है। क्योंकि डाकू समस्या हल करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया होगा, लेकिन डाकू समस्या हल नहीं कर पाई। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाइयों ने डाकू समस्या चम्बल घाटी की हल कर दी है और डाकुओं को विचारों को परिवर्तन करके आप सब लोगों को के सामने लाया है। तो इसके बाद सन 80 में हमको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बहनें मुझे माउंट आबू ले गई। तो वहाँ भी एक दिन मुझे प्रकाशमय का साक्षात्कार हुआ। उससे मुझे निश्चय हुआ, अपने गांव आए 3 मंजिल का मकान बना के विद्यालय को दान पत्र कर दिया है। हमारी लड़की भी इस विद्यालय में समर्पित है। इस विद्यालय के सदस्य के होने के नाते करीबन हम 18 प्रांतों में कोने कोने में गए हैं और रोज हमारे पब्लिक प्रोग्राम होते हैं और सभी करोड़ों लोगों की दुआएं मिल रही है। यही हमारे लाने सबसे बड़ा आशीर्वाद। जी हाँ साथियों, अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ डाकू पंचम सिंह की। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सिंहपुरा गांव में जन्मे पंचम सिंह की साफ सुथरी छवि थी। कक्षा 4 तक पढ़ने के बाद मात्र 14 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। 35 साल के होते होते वह गांव वालों के दिल में बस गए। साल था 1958 का। गांव में थे पंचायत के चुनाव। दबंग प्रत्याशी ने पंचम सिंह को अपने पक्ष में प्रचार करने को कहा तो पंचम सिंह ने इनकार कर दिया। दबंग प्रत्याशी चुनाव हार गया तो उसने पंचम सिंह को घर में घुसकर बुरी तरह से पीटा, जिस पर पंचम सिंह के परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। ठीक होने पर जब पंचम सिंह घर आए तो दबंगों ने उन्हें फिर परेशान करना शुरू कर दिया। थक हार कर पंचम सिंह ने चंबल के बीहड़ का रुख किया और उस समय के कुख्यात डाकू मोहर सिंह के गिरोह में जाकर शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने जुल्म करने वाले दबंगों से
चुन चुनकर बदला लिया, करीब 1 दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद डाकू पंचम सिंह की चंबल घाटी में दहशत कायम हो गई। हत्या, लूट, डकैती की लगातार वारदातों को अंजाम देने लगा। 125 मर्डर करने वाले 500 से अधिक डाकुओं के सरदार कुख्यात डाकू पंचम सिंह पर सरकार ने 2 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। कुख्यात डाकू पंचम सिंह का 14 साल तक चंबल घाटी में साम्राज्य रहा। चंबल घाटी में बढ़ती लूट, डकैती, हत्याओं की वारदातों से चिंतित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डाकुओं के सफाई करने का आदेश दिया। बाद में इस आदेश को उन्होंने वापस लिया और डाकुओं से आत्मसमर्पण करने की अपील की। महान समाज सुधारक जयप्रकाश नारायण के प्रयास से 1972 में पंचम सिंह ने अपने साथियों के साथ सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 8 साल तक जेल में बिताने के बाद पंचम सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। आजकल वह एक सन्यासी की जिंदगी जी रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़कर पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह देश भर में घूम घूम कर मानवता, बंधुत्व, शांति का संदेश दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि उम्र ज़्यादा होने के कारण करीब 3 साल से दस्यु सम्राट पंचम सिंह अपने घर में रहकर भगवान भजन में रह रहे हैं। स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,